वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद नीरज पब्लिकेशंस, जो कि पब्लिश करते हैं लार्जेस्ट रेंज ऑफ चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स इंक्लूडिंग many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code MPS 1 Political Theory. Answer 5 questions in all, selecting at least 2 questions from each section. So basically in this paper there are 2 sections and each question is to be answered in about 500 words. Each question carries 20 marks. Let's start from the question number 1 from section A, which is discuss the meaning and the nature of rights. Let's discuss the answer. Rights are vital for the balanced development of human beings. Rights के बिना human beings की personality काफी ज़्यादा stun रह जाएगी. As Harold Lasky has rightly said, rights are those rights वो condition है social life की जिसके बिना कोई man कभी भी अपना best self explore नहीं कर सकता. The concept of rights के concept का अपना origin है in the period of Renaissance and afterwards to the period of Enlightenment. Humanism was the essential feature of these periods. इन periods का essential feature humanism था. Humanism हमेशा खड़ा रहा है for the importance of human beings, extolling human being and stressing his essential worth and dignity. ये express करता है unconditional faith in his creativity, freedom and inalienable rights. राइट्स इंपॉर्टेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं टू लिव अ फ्री एंड अ बैलेंस लाइफ राइट्स के बिना मैन काफी ज्यादा स्टेट में रिड्यूस हो जाएगा जस्ट लाइक दैट ऑफ एन एनिमल किंगडम. राइट्स बहुत ज्यादा असेंशियल है पर्सनल डेवलपमेंट के एक इंडिविजुअल के. राइट्स की वजह से एक इंडिविजुअल अपनी पोटेंशियलिटी को रियलाइज कर सकता है. कभी कभार दे में अराइज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट एंड अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी. ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या एक एक्सट्रीम सिचुएशन अराइव कर सकती है एज हैपेंड इन फ्रांस. जो भी राइट्स अवेलेबल है इन अ स्टेट ऑफ नेचर, इट वाज अ mere क्लेम और काउंटर क्लेम. राइट्स आर ओनली दोज क्लेम दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. ये सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं और स्टेट द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं. एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन हमेशा रहना चाहिए बिटवीन द रिकॉग्निशन बाय अ स्टेट एंड द सोसाइटी. राइट्स आर नॉट ऑलवेज द क्रिएशन ऑफ लॉ. Let's discuss to next question. Elaborate upon negative liberty. Let's start discussing the answer. Negative liberty जिसका मतलब होता है एक minimum possible restriction on liberty. ये imply करता है कि liberty सिर्फ तभी possible नहीं है जब कोई obstacles या restrictions ना हो on its enjoyment. एक individual cannot do anything in respect of natural and extraordinary obstacles and restrictions that are most often that not come in the way of enjoyment of liberty. जैसे for example, flood restrict कर सकता है एक की मूवमेंट को और फोर्स कर सकता है एक इंडिविजुअल को अपने ही जगह पर रहने के लिए. नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करें तो नेगेटिव लिबर्टी इंप्लाई करता है एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर्स. There is no agreement as what should be the limit to the area. Even Mill and Locke subscribe to this point view of liberty. Mill और Locke भी इस point of liberty को agree करते हैं. उन्होंने believe किया कि civilization जब तक progress नहीं कर पाएगी जब तक एक area of unfettered freedom guarantee to the individuals ना बनाया जाए. इसके absence में there would be no creativity and originality would take a back seat. एक पर्सन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा क्रिपल लाइफ के और लैक करेगा मॉरल कैरेज टू चार्टर एनी इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन. इसका अगर क्रिटिसिज्म फैक्टर डिस्कस करें तो नेगेटिव व्यू ऑफ द लिबर्टी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन मेनी ग्राउंड्स. बहुत सारे ग्राउंड्स पर इस नेगेटिव व्यू को क्रिटिसाइज किया गया है. जैसे फर्स्टली देयर इज नॉट मच वेटेज इन द आर्ग्यूमेंट दैट ट्रुथ वुड नॉट कम आउट विदाउट लिबर्टी.
इवन इन द मोस्ट रेजिमेंटेड एंड डिसिप्लिन सोसाइटी ट्रुथ को हमेशा प्रिविलेज दिया गया है डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, जितना भी सच्चाई को दबाने की कोशिश करी जाए. Secondly, liberty does not take into account the fact that state and law are always obstacles on the liberty. ये हमेशा अगेंस्ट रहा है ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जो इंश्योर करता है ऐसी कंडीशंस और सिचुएशंस जहां पर सोसाइटी बनाई जाए जहां सब अपनी पोटेंशियलिटी को रियलाइज कर सके. मूविंग ऑन टू सेक्शन 2. Write a short note on each part of the following questions in about 250 words. So in this section, we'll be having few questions and we have to answer them in about 250 words of word limit. Let's start from A part of the question, which is sovereignty. Let's discuss the answer. Sovereignty is generally exercised in two forms. Sovereignty को generally दो forms में exercise किया जाता है. One is internal and the other one is external. Start करते हैं discuss करना internal sovereignty से. यदि हम internal sovereignty की बात करें तो ये imply करता है that state exercises full and complete control over the people. State का full complete control है people के ऊपर और अलग अलग organization के ऊपर. कोई भी person या group या association कैन गो अगेंस्ट इट्स रूल्स, ये इनके रूल्स के अगेंस्ट जा सकता है और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा सकता है. अगर कोई भी अगेंस्ट जाता है तो स्टेट के पास पूरा राइट है टू यूज फोर्स अगेंस्ट द पर्सन और एसोसिएशन. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एक्सटर्नल सोवरेनिटी. यदि हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात करें तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी इंप्लाई करती है दैट स्टेट इज सुप्रीम एक्सटर्नली. No external power influence or control its decision. कोई भी external power state के decision को ना ही influence करती है और ना ही control करती है. ये totally free है from any control of external forces. ये free to frame है कोई भी rule या regulation के जो कि consider किया जाता है as its own interest. बट एक लिमिट है एक्सटर्नल सोवरेनिटी की भी. इनफैक्ट सोवरेनिटी वेदर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसको कुछ लिमिटेशंस के अंदर ही ऑपरेट किया जा सकता है. द पावरफुल स्टेट विल more power influencing the internal and foreign policies of the weaker states. Let's discuss part B, classical liberalism. Let's discuss the answer. द लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का लिबरल कॉन्सेप्ट है वो देखता है स्टेट को एज द नेसेसरी एंड यूजफुल इंस्टीट्यूशन. हाउएवर, हालांकि इट शुड बी पुट अंडर चेक एंड बैलेंसेस, इनको चेक और बैलेंसेस के अंदर रखना चाहिए ताकि इट कैन नॉट अंडरमाइन द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज. कुछ लिबरल्स जैसे कि रोसू ने बिलीव किया कि स्टेट इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन. स्टेट एक मैन द्वारा बनाया गया इंस्टीट्यूशन है, वो ना ही नेचुरल है और ना ही डिवाइन है, एज बिलीव बाय सम थिंकर्स, जैसे कि कुछ थिंकर्स ने ऐसा सोचा. कुछ लिबरल्स लाइक हर्बर्ट स्पेंसर एंड एडम स्मिथ ने बिलीव किया कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है. इंडिविजुअल को गार्ड करना चाहिए इट्स आर्बिट्ररी टेंडेंसीज. द क्लासिकल लिबरलिज्म ने एक आर्टिफिशियल डिवीजन बनाया ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर as well as the public and private spheres. The state should be concerned with political and public sphere of the sphere activities, whereas individual को हमेशा alone छोड़ देना चाहिए to deal with the social and individual sphere of activities. Moving on to the next question, part A, welfare state. Let's discuss the answer. वेलफेयर स्टेट कंसिडर करता है स्टेट को एज एन एजेंसी टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. एक ऐसी एजेंसी जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करे सबके वेलफेयर के लिए. इट बिलीव्स, ये बिलीव करता है इन द प्रोएक्टिव रोल ऑफ अ स्टेट ताकि सबका वेलफेयर इंश्योर किया जा सके. द व्यू फाउंड इट्स राउट्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पोस्ट वॉर पीरियड. जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है ऑन द डिक्टिम ऑफ प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स. ये लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स या ज्यादातर लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने के कॉन्सेप्ट पर निर्धारित है. अकॉर्डिंग टू देम द सोसाइटी वॉज प्रायर टू स्टेट. सोसाइटी स्टेट से पहले आती है. द स्टेट हैज कम आउट फ्रॉम द सोसाइटी. स्टेट सोसाइटी से ही निकल कर आया है. हेंस स्टेट इज नॉट अबव द सोसाइटी. स्टेट सोसाइटी के ऊपर नहीं है. It has only distributes the national wealth and resources, but also ये services भी provide करता है society को और साथ में goods भी.
बट द वेलफेयर स्टेट हैज फेल टू डिलीवर, ये अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को डिलीवर करने में फेल हो गया। द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनके लिए वेलफेयर स्टेट को कंसीव किया गया, जैसे कि इनइक्वालिटी, poverty, injustice, hunger and depredation, concentration of wealth, etc. are far from being resolved. ये इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लिबर्टेरियनिज्म। लेट्स डिस्कस द आंसर। यदि हम लिबर्टेरियनिज्म की बात करें तो ये एक्सट्रीम व्यू को कंसिडर करता है ऑफ द लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये रिगार्ड करता है लिबर्टी को एज द ओनली इंटरेस्ट, कि ये एक लिंक है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन्स। The only reason desire for the state is the safeguard of the liberty and freedom. Libertarianism prefer करता है voluntary cooperation को between the individuals in a free market that of a coercion of the state. लिबर्टनिज्म का कॉन्सेप्ट डिनाई करता है स्टेट के राइट को टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ, इंटरफेयर इन कल्चर एंड सोशल स्फेयर ऑफ द पीपल, और साथ में हेल्प करना एग्रीकल्चर सेक्टर में और स्मॉल फर्म्स में। ये चाहता है स्टेट को अपने आप को लिमिट करने में टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड मेंटेनेंस ऑफ द लॉ। लिबर्टनिज्म अगेंस्ट है एनी कलेक्टिव इनिशिएटिव के दैट आर डेड अगेंस्ट द कलेक्टिविज्म आइडियोलॉजी। लिबर्टनिज्म को बहुत सारे यूजेज और वेरियस मीनिंग्स के साथ साथ रखा गया। हाउएवर, दो तरीके के लिबर्टनिज्म होते हैं जो कि एक्सेप्ट किए गए बाय ऑल द वॉलेटरीज। दीज आर एनार्को कैपिटलिस्ट एंड मिनियार्किस्ट। एनार्को कैपिटलिस्ट स्टैंड करता है कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ द स्टेट के एंड डूइंग अवे विद ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। Let's move on to the next part, historical materialism, which is part A. Let's discuss the answer. When dialectical materialism is applied to the society, जब society में ये materialism apply किया गया तो ये historical materialism के नाम से जाना गया। He believed that economic activities, जो economic activities हैं, ये human history की guiding forces हैं। The change in the mode of production begins fourth corresponding change in the production relations. जो ह्यूमन सोसाइटी का ट्रांजिशन है फ्रॉम प्रिमिटिव टू स्लेव, slave society to feudal society and to bourgeois and finally to classlessly society. जो basic assumption है Marxism का is any change in the mode of production give rise to corresponding changes in the social framework. Moving on to part B, Gramsci's concept of hegemony. Let's discuss the answer. Antonio Gramsci was born to a poor Italian family. इनका जन्म एक poor Italian family में हुआ and his rise as the leading theorist, इनका जो rise था leading theorist बनने तक का, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। He was influenced, ये Marxism के द्वारा influence किया गया था, but इन्होंने बहुत सारे tenets को agree नहीं किया। The emphasis that Kors put on the role of culture and thought of its development had impressed him so much that he made his guiding principles. इन्होंने अपने guiding principles को बनाया। ग्रामसी ने believe किया कि ruling class maintain करती है hold on to the power with the help of various means such as force, economic power and consent of the rules. कैपिटलिस्ट ने यूज किए बहुत सारे नॉन कोर्सिव मेजर अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, इन स्पाइट अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द फोर्स। अपार्ट फ्रॉम इट, रूलिंग क्लास ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस मेज किए और अलायंसेस बनाई अदर फोर्सेस के साथ और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के साथ, ताकि अपनी पावर पर होल्ड बना रहे। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoowaala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस एडिशनल 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.